फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है आर्मी अग्निवीर जो आपका एग्जाम 8 9 10 जून का पेपर जो होने जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरे दोस्त आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहे हैं, 8 या 9 या 10 जून का पेपर है, या आगामी किसी भी दिन आपका पेपर है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेपर 1 से लेके अब तक जो है 5 जो जून तक हुआ है पेपर, उसके अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से और जहां से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, मैंने हर एक टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को रखा हुआ है जो अब तक जो है पूछे नहीं गए हैं, और वो प्रश्न आने के 100% चांस है। क्योंकि जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल हर एक दिन उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न को उठा रहा है। तो आर्मी अग्निवीर के एग्जाम देने जा रहे हैं जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको टॉपिक भी मैं साथ साथ बता दूंगा कि कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हो। तो अभी आपके पास समय है 8 9 10 जून के। जो भी मेरे दोस्त पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को इग्नोर मत करना, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को। चलिएगा हम लोग फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय नहीं है हम लोगों के पास। और पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके जो महत्व है आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे और इस क्लास का जो है अहमियत जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, क्योंकि पेपर ही बिल्कुल इसी लेवल के इन्हीं टॉपिकों से बनाया जा रहा है। तो फटाफट से हम पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय जो है आदर्श वाक्य है, यह किस जो है उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लो और कहीं ना कहीं आप इसे नोट कर लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में 100% आने वाला है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यह किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला का जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, मुंडक उपनिषद ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान नियुक्तियां से अर्थात करंट अफेयर से प्रश्न आपके एक एक या दो, किसी शिफ्ट में दो भी पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में एक पे पूछ रहा है। पूछा गया कि वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है कि थल सेना के अध्यक्ष जो है आपके जो राइट उत्तर है ये आपके हो जाएंगे। थल सेना पूछा गया ना, तो उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगर पूछेगा सीडीएस अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है वर्तमान में जनरल अनिल चौधरी। तो ये आपको दोनों ही नाम याद करना है, 100% ये प्रश्न आपको आने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, जो इस वर्ष काफी चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपके भूगोल से लिया गया है कि जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है अयोध्या मंदिर, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या जो है आप लोग को याद रखना है कि सरजू नदी के तट पर स्थित है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न के राइट उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर देने की कोशिश करोगे। जितना बेहतर आप यहाँ पे स्कोर करोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में करने वाले हो। अब देखिए भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे राइट उत्तर बता रहे हैं कि जो है अनुच्छेद 32 बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे डी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच में लड़ा गया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है खेल जगत से रिलेटेड वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे पेरिस फ्रांस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रसिद्ध जो है जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्रीय शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7वां का जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लद्दाख, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास ये रेगुलर होने वाला है सुबह शाम दोपहर जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होते। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। अभी भी आपके पास 1 से 2 दिन का समय है और मुझे लगता है आप अगर 2 दिन भी क्लास कर लेते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे। अगला प्रश्न है सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं काठमांडू नेपाल, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हिंद स्वराज के जो लेखक है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आसाम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है आपको याद रखना है 1919 और अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने 1919 अमृतसर में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है
12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, सुकुमार सेन। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का प्रसिद्ध जो है शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार किस स्थान द्वारा जो है दिया जाता है? बताइएगा। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का प्रसिद्ध जो है शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जो है CSIR, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है CSIR। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें कि हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 28 फरवरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप बताने की कोशिश करें कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिन्होंने बताया है कि ऊर्जा जो है नियत रहता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण जो है जलन और जो है सूजन होता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 17। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, ये नोट कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। और आप देखना इसमें आपको एक सुबह में क्लास मिलता है, एक दोपहर में और ये शाम में, 3 क्लासेज अगर कर लेते हो, मुझे लगता है 2-3 दिन जो भी समय है अभी आपके पास, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो चींटी के जो डंक में मौजूद होता है उसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? फटाफट से अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। अगर आपको पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी बताया है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 19। यह हम लोगों से कह रहा है कि जो है मानव कान का श्रव्य ध्वनि तरंग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के
जो है ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे अधिक और इससे कम वाले ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? क्वेश्चन आपके सामने है 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। क्या लगता है आपको? 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसमें जो है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो देखिए, जल में घुलनशील तो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन आपके सामने जो है 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का जो है निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का निर्माण करती है? क्वेश्चन आपके सामने है 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का निर्माण करती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, डॉक्टरी थर्मामीटर में किस द्रव धातु का प्रयोग किया जाता है और पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टरी थर्मामीटर में किस द्रव धातु का प्रयोग किया जाता है और पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पारा और जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में मुख्य रूप से कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने विटामिन डी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का जो है मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क है? बताइएगा। तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग शक्तिशाली समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? गाड़ियों के हेडलाइट में पूछा गया है, तो जब भी पूछा जाए गाड़ियों के हेडलाइट में किसका उपयोग हुआ है तो अवतल दर्पण आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है रेबीज रोग किसके काटने से होता है और यह किस प्रकार का जो है संक्रमण है? रेबीज रोग किसके काटने से होता है बताइएगा। तो रेबीज जो है पागल कुत्ता अगर हो तो बिल्कुल आप का जो है रेबीज हो जाता है कुत्ते के काटने से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है
कि जो है परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में जो एटम होते हैं उसके जो है नाभिक में क्या मौजूद होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की। पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दिए गए समीकरण को हल करें। दिए गए समीकरण को हल करें, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आपको जो है यहाँ पे सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सुबह के आपके लिए स्पेशल क्लास आएगा 5 AM पे, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बिल्कुल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो कल का क्लास देखेंगे, जिनका भी 8 जून को पेपर होने जा रहा है, बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है। कल वाला क्लास देख लेना आप एक बार भी और फिर एग्जाम हॉल में चले जाना, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप देखो इसके कोष्ट वाले को हल करते हैं, तो यहाँ से हल करोगे 4 में से 1 जाएगा 3, फिर माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लो, ये वाला हिसाब। मझौला कोष्ट में 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। इसके पहले यहाँ पे क्या लिखा है, भागे, तो भागे लिखो। 18 है तो 18, 18 में 4 से भाग दोगे, 18 में 4 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 18/4। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखो और 25 है तो 25 लिखो। अब देखो अब क्या होने वाला है, अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, आपको देख लो या आप यहाँ पे कर सकते हो क्या चीज, भाग दे दें, कितना हो जाएगा 25 माइनस 18 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, कितना बचा 2, 4 बचे 20, 4.5 होगा। 20 में से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 में से 4.5 घटेगा तो ये हो जाएगा 20.5। 20.5 आ रहा है। आप जो है लगभग में 20 बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, या पॉइंट में इसको उत्तर देना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिशत से रिलेटेड हर एक दिन प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है कि जो है एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। उसने जो है 190 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसका जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, बिल्कुल हम सिंपल तरीके से चलेंगे। हमसे कह रहा है कि 36, क्या चीज़ कह रहा है कि 36% जो है हमारे पास जो है पास होने का जो है मतलब नंबर आपके 36% आएंगे तो ही आप पास होगे। तो एक लड़का फेल हो गया है कितना नंबर लाके 190, फेल कितने नंबर से हुआ है तो 26 नंबर से। अगर हम इसमें 26 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो पास होगा तो कितना नंबर आएगा, 36% आएगा। और इधर तो आ रहा है 216 नंबर। अगर 1% का वैल्यू ले आएंगे तो यहाँ से काट लो, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 के 36 6, तो टोटल परसेंटेज कितना का होगा, पूर्णांक टोटल 100% का होता है। तो 6 से गुणा कर दो 100 में, तो 600 नंबरों का जो है टोटल आपका पेपर था, यही पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि 357 रुपये में ABC को 2:3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो B का हिस्सा कितना होगा। समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा गया है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है 2, दूसरे के पास 3 और फिर तीसरे के पास 2। इसमें अनुपात दिया है तो आप यहाँ पे x लगा लो। ठीक है, इसने कहा है कि तीनों लोगों को मिलाकर हमें 357 रुपया विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि तीनों के पास अगर हम देखते हैं तो कुल मिला के कितना रुपया है 357। हम देख रहे हैं 3 2 5 और 5 2 7, 7x ये कह रहा है 357। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 × 35 और 7 × 7,
51। उसने कहा किसका है, बी का हिस्सा, तो बी के पास कितना है 3, तो 3 गुणे 5 51 कर दो, ये हो जाएगा 153 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितनी है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, तो 2, 3, 5, 7 और आपका 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। बट्टा में 5 कर दो क्योंकि औसत बराबर राशियों को एक बटा राशियों की संख्या होती है। 5 5 10 10 10 11 21 7 28 28 बट्टे कर दो 5, कितना कट के हो जाएगा, 5 5 25 और 5 6 30। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लाभ और हानि से रिलेटेड। कह रहा है कि एक साइकिल को 2,400 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो साइकिल को कितना में बेचेगा वो, ये हम लोगों से पूछा गया है। सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केवल आपको थोड़े बहुत ध्यान देने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइस कितना है, 24 रुपये में बेच दिया गया है, तो हानि हो गया है। हानि मतलब हमने वस्तु को कम में बेचा होगा, ठीक है, अर्थात 100 रुपया में तो हमने खरीदा था और बेचा है कम में। कितने कम में बेचा है, 20% का कम, 100 से 20 कम करोगे 80 हो जाएगा। यहाँ से काट दो 8 तरीका 24, अर्थात गुणा करोगे 100 में तो ये हो जाएगा 3000। हमारा जो है यहाँ पे 3000 आ गया वैल्यू। अब इसने कहा कि 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है तो 120 बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर लो, 12 तिया 36। अब जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। इसने कहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100। अब आप यहाँ से क्या करो कि 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो और यहाँ से 8 तरीके 24, 24 बचे 120, अर्थात 1200 रुपये का जो है हमारा यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में जो है इसकी चाल हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 37, 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कहा क्या रहा है, आप समझोगे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर दो, ये 18 पचे 90 हो जाएगा, 5 पचे 25 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। स्टार लगा लो, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि ए किसी काम को जो है 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30। ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा 3, तो बी जो है 2 काम करेगा, 3 2 5, तो 30 बट्टे में अगर हम कर देते हैं 5 तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इस मैदान का परिमाप ज्ञात करें। इस मैदान का परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता क्या है, सबसे पहले अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर लोगे। आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल का वैल्यू 20 प्लस बी का वैल्यू 15, 15 20
कितना हो गया 35, 35 में 2 से गुणा करोगे 70 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है बीजीय व्यंजक से कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है कितना होगा। इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2। ए होता क्या है, तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये ए है, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 ए का वैल्यू है तो ए स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 2 करोगे तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये 23 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है श्रृंखला श्रेणी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है हमें बताना है। 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 12 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो अगला पद क्या। तो 2 से जब 6 हुआ है तो हमने देखा कि 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ 8 जोड़ दिया, 20 से 30 हुआ 10 जोड़ दिया। तो हर बार देख रहे हो 2 ठो बढ़ा रहा है, तो इसके आगे 2 बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा, 12 जोड़ोगे तो 30 12 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में बम्बई को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में दिल्ली को जो है क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कोडिंग डिकोडिंग के तो प्रश्न 2-3 ठो पूछे जा रहे हैं। बी से सी लिखा है +1, बी के बाद क्या आता है सी, ओ के बाद पी, एम का लिखा है एल, बी का लिखा है सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड। सब में +1 किया है, आप भी +1 कर दो। डी के बाद क्या होगा ई, ई के बाद एफ, ये डबल ई, ये डी गलत। इसके बाद से देखो लास्ट वाला अक्षर, यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे जे लिखा है, तो हम यहाँ पे आई के बाद क्या होता है जे होता है, अर्थात एच वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे अक्षर को पकड़ेंगे जहां से हमारा उत्तर आसानी से पता चल सके, ठीक है, और कम समय में। तो इस तरीके से जो है आपको वहां पे काम करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन का, कि जो है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग जो है इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और सुबह वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, जिनका भी पेपर परसों होने जा रहा है, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।